तेजस्वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। अभी हम शायद 2 वीक के बाद हमारी कक्षा चल रही है अभी। तो मैंने जो श्लोक दिए हैं, पहले हम स्वाध्याय के लिए वो 2 श्लोक लेंगे विवेक वैराग्य से। पहला श्लोक है, नीति शतक से हैं ये, जो पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो कुछ वैराग्य शतक के थे, अभी ये नीति शतक से हैं और भर्तृहरि हरिकृत हैं। तो ये पढ़ेंगे हम। दौर्मन्त्रान्नृपतिर्विनश्यति यतिः संगात् कृतो लालनात् विप्रो न दयनात् कुलं कुतनयात् शीलं खलोपासना। शीघ्रीर्मद्यादनवेक्षणादपि कृषिः स्नेह प्रवासाश्रयान् मैत्री च प्रणयात् समृद्धिरन् यात् यागात् प्रमादाद्धनम्। इसका भावार्थ दिया है, गलत सम्मति मानने से राजा अधिक मेल जोल से योगी, मतलब गलत सम्मति मानने से राजा, अधिक मेल जोल से योगी, लाड़ प्यार से अध्ययन न करने से ब्राह्मण, कुपुत्र से कुल, दुष्टों के संग से शील, मद्यपान से लज्जा और देखभाल न करने से खेती, विदेश में अधिक रहने से प्रेम, स्नेह न होने से मैत्री, अनीति से ऐश्वर्य तथा अंधाधुंध व्यय करने से धन नष्ट हो जाता है। तो कितने चीजें बताई हैं, किससे क्या नष्ट हो जाता है। गलत सम्मति मानने से जो उसका वो होता है ना, पीए या मंत्री जो उसको राय देने वाला होता है, अगर वो गलत सम्मति देने वाला है तो वो राजा नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जो योगी पुरुष हैं, जो योग करते हैं, साधना करते हैं, वो अधिक मेल जोल रखेंगे तो उनका भी जो साधना है वो नष्ट हो जाती है। अधिक लाड़ प्यार करने से पुत्र भी बिगड़ जाता है, नष्ट हो जाता है, यानी पुत्र भी बिगड़ जाता है। अध्ययन न करने से ब्राह्मण की विद्या नष्ट हो जाती है। कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है। यदि हमारा पुत्र कुपुत्र है, अच्छे आचरण वाला नहीं है, तो उससे हमारा कुल का नाश हो जाता है, कुल नष्ट हो जाता है। और दुष्टों के संग से शीलता, यानी जो अच्छा व्यक्ति आचरण वाला है वो दुष्टों का संग करता है तो उसका भी जो सज्जनता है वो खत्म हो जाती है। मद्यपान करने से लज्जा खत्म हो जाती है। जब शराब के नशे में होता है तो कुछ ध्यान ही नहीं रहता उसको, तो उसकी जो शर्म लज्जा करने वाली चीज है वो सब समाप्त हो जाती है। देखभाल नहीं करने से खेती खत्म हो जाती है। खेती में बीज बो दिए, फसल उगाई, लेकिन उसकी देखभाल नहीं की तो वो भी नष्ट हो जाएगी। और विदेश में अपने घर परिवार को छोड़कर विदेश में अधिक रहने से उसका घर परिवार के प्रति प्रेम भी नष्ट हो जाता है।
स्नेह न होने से मैत्री नष्ट हो जाती है। अगर कोई मित्र है, उसके साथ हमें प्रेम नहीं है, पहले होगा, लेकिन अब बाद में जैसे जैसे हम प्रेम कम कर देते हैं तो वो मित्रता भी समाप्त हो जाती है। अनीति से ऐश्वर्य, गलत रास्ते से यदि हम धन कमाते हैं तो उससे हमारा ऐश्वर्य भी नष्ट हो जाता है। और अंधाधुंध व्यय करने से कितना भी धन हो, यदि हम उसे अंधाधुंध खर्च करेंगे तो एक दिन वो भी समाप्त हो जाता है। तो ये इस श्लोक के अंदर बताया गया है। अभी हम दूसरा देखेंगे। विद्यानाम नरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्यावन्धुजनो विदेशगमने विद्यापरा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तो धनं विद्या विहीनः पशुः। इस श्लोक में बताया है भर्तृहरि जी ने कि विद्या ही मनुष्य की शोभा है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। विद्या मनुष्य की शोभा है। विद्या ही मनुष्य का अत्यंत गुप्त धन है। विद्या भोग्य पदार्थ, यश और सुख देने वाली है। विद्या यदि प्राप्त की है तो उस सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं का भी गुरु है। विदेश यात्रा में विद्या कुटुंबी जनों और मित्रों के समान सहायक होती है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, विदेश घूमने जाते हैं, अगर हम बिना पढ़े लिखे हैं, हमें इंग्लिश आती नहीं है, कुछ हमें ज्ञान भी नहीं है, तो वहां जाके हम फंस जाएंगे। तो वहां हमारी सहायता केवल विद्या ही करती है। यदि हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो कहीं भी बाहर जाकर भी हम अपना काम चला सकते हैं। किसी को भी हम अपना मित्र बना सकते हैं। एक परिवारजन की जगह तरह ही वो लोग भी हमें प्यार देंगे यदि हमारे अंदर कुछ गुण है, ज्ञान है। विद्या ही सबसे बड़ा देवता है। विद्या युक्त मनुष्य का ही राजाओं और राजसभाओं में आदर सम्मान होता है, धन का नहीं। वास्तव में देखा जाए तो विद्याहीन मनुष्य पशु के तुल्य ही है। यदि कोई मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, तो वो पशु जैसा ही है। उसी से हम अलग होते हैं। मनुष्य पशु और उसमें अंतर क्या है? अगर उसके अंदर ज्ञान नहीं है तो वो कोई अंतर नहीं है, पशु के समान है। तो ये 2 श्लोक हमने देखे स्वाध्याय के लिए। आज के युग में हम मोबाइल नहीं जानते, पेटीएम चलाना, गूगल चलाना नहीं जानते, और बाहर विदेश जाना हो तो कैसे पास करना, कैसे नंबर देखना, किस प्लेटफॉर्म क्या कैसे होता, कुछ नहीं जानते तो गंवार लगते हैं, भले अप टू डेट हो तो ये यदि आप जानते हो तो आपके मित्र बहुत सारे हो जाते हैं और सहयोग भी मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जानकारी हमें जब तक नहीं होती है तो हम वहां जाके सफल नहीं हो सकते, कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। अगर विदेश में जहां भी हम चले जाएं, इंग्लिश हमें नहीं आती है तो हम बात ही नहीं कर सकते उनसे। अगर विदेश जाते हैं तो वहां के लिए हमें इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से अगर किसी संस्कृत के शास्त्रार्थ में जाते हैं तो वहां हमें संस्कृत आनी जरूरी है, नहीं तो वहां भी हम बुद्धू की तरह बैठे रहेंगे। तो अभी हम आगे की कक्षा चलाएंगे।
अब वैसे तो अब हम जो संभाषण की ये कक्षाएं जो चल रही हैं, अभी संस्कृत कथा भी चालू की है। भाव प्रकाश ने संस्कृत कथा अच्छा, की याद, हाँ ऐसा, तो उसको भी याद करेंगे कि भाई यहाँ संस्कृत कथा यहाँ शुरू कर, 2-4 दिन हाँ, सप्ताह जो भी। ऐसा करिए, नहीं तो ये जो मंगलवार है अभी ये तो कोई नहीं है तो मैं ये ले रही हूँ। बाकी हाँ तो ऐसा है कि अगर कोई उपलब्ध है तो चलाएं, अच्छी बात है। क्योंकि इसमें तो अभी सिर्फ हम यही सीख रहे हैं कि मतलब कौन कौन से शब्दों से हम संभाषण के लिए हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है, यही चल रहा है। अगर व्याकरण अभी मैं प्रारंभ करने वाली हूँ, जो अपनी दैनिक कक्षाएं प्रारंभ करने वाली हूँ, या तो 3 दिन रखूंगी तो वीक में। आप ऐसा नहीं कर सकते 4 बजे रखे? तो मेरा वो कक्षा संस्कृत है वहाँ 3 से 4 बजे तक तो मैं आचार्य 4 बजे रखूंगी तो फिर यहाँ यहाँ पर और क्लासेस चलती है ना नहीं, आपकी। आप एक दिन मंगलवार को यही रख दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता? 4 बजे रविवार के लिए, मंगलवार के लिए। मतलब सॉरी मंगलवार के लिए। हाँ तो वो तो यहाँ रखेंगे, एक रखेंगे। हाँ पर यहाँ 4 अब बजे। आप लोग बताएं कि मैं जैसे प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी हो चुकी है तो हमें अभी रचनानुवाद कौमुदी शुरू करनी है या क्या करना है, हम्म, वो सोचना होगा। बराबर। मेरा तो विचार है कि मैं दोनों ही चलाऊंगी। उसमें अगर अधिक लाभार्थी होते हैं रचनानुवाद कौमुदी के तो वो भी चलाएंगे, और प्रारंभिक जो शुरू से सीखना चाहते हैं उनके लिए प्रारंभिक चलानी पड़ेगी। बराबर। तो अभी कैसे आते हैं, अभी मैंने 11 तारीख का रखा है, उसमें पता चलेगी अभी कैसे आते हैं, कितने आते हैं, कितने लोग जुड़ते हैं उसमें, उन लोगों का क्या विचार है, कैसी वो शुरू करनी है, उस तरह से देखना पड़ेगा। अच्छा, दोपहर में आपको अनुकूल रहता है, रात्रि को नहीं हो सकता? नहीं है रात्रि को मुझे कम वो होता है थोड़ा, अच्छा। क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है। मैं 9 बजे के बाद मेरे को फिर बहुत ऐसा होता है कि बस लेट जाऊं, शरीर थकान महसूस करता है। नहीं, सभी की ऐसी स्थिति है। 9 हाँ। बजे के बाद रिलैक्स रिलैक्स ही, सोते सोते जो भी काम करते हैं ऐसा ही होता है। हम्म। और उसमें कठिन विषय नहीं पढ़ने चाहिए, रात्रि को हल्के हाँ, फुल्के करने चाहिए। ठीक वही है, वही आप सोचते हैं जी। सोचते हैं, आप लोग भी सोचिए। हाँ, हमारे तो एक एक दो तो कक्षार्थी हैं, उसमें भी कुछ व्यस्त रहते हैं कुछ। और रसीला बहन जी जुड़ी हैं आज, बहुत बहुत स्वागत है कोई रसीला बहन जी। कोई है ही नहीं, बस मुलजी हम्म। भाई है, रशीला बहन है, रेगुलर वाले कोई नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, दीपाली आज रेगुलर वाले भी 2-3 आए नहीं है, जुड़े नहीं है। रसीला बहन जी फिर से शुरू को होने वाली हैं कक्षाएं। माइक माइक आवाज नहीं। ये पुराना है। तो किसी भी चीज के साथ, हमारे कपड़े हैं, साड़ी है, हमारे पास और भी जितने भी सामान है, ये नया है ये पुराना है, ये नया है वो पुराना है, ऐसा करके हम बात करते हैं आपस में। तो ये शब्द भी आते हैं नए पुराने, तो इनका हम प्रयोग कैसे कैसे करेंगे। आसंदह का क्या मतलब? आसंदह वो आसन यानी ये आसन भी बोल सकते हैं और कुर्सी भी बोल सकते हैं। आसन यानी कुर्सी, कुर्सी। कुर्सी या आसन दोनों के लिए है। जी। अब इसमें भी तीनों लिंगों में ये शब्द चलते हैं। नूतन पुल्लिंग में चलेगा तो नूतनः, ठीक है। स्त्रीलिंग में चलेगा तो नूतना, नूतना। और नपुंसक लिंग में चलेगा तो नूतनम। नूतनम। जी। हाँ, तो पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग, और नपुंसक लिंग के साथ नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग के उदाहरण देखेंगे। नूतनः आसन्दः, पुरातनः आसन्दः। हाँ, नई कुर्सी, पुरानी कुर्सी,
या नया आसन, पुराना आसन, दोनों तरह से उसका प्रयोग कर सकते हैं। नूतनः स्यूतः, स्यूतः यानी बैग। बैग। पुरातनः स्यूतः, पुराना बैग। हाँ बोलिए बोलिए दीपालिका जी बोलिए। नूतन ग्रंथ, नया ग्रंथ, पुराना ग्रंथ। आगे चलिए। नूतनः पाठः, पुरातनः पाठः। नूतनः, नूतनः जनपद। वो शहर को वो बोलते हैं, शहर नहीं बोलते, संस्कृत में शहर नहीं बोलते, नगर, नगर बोलते हैं। नगर बोलते हैं, संस्कृत में नगर बोलते हैं, नगर। हाँ, पुराना गांव, नया गांव। देखकर बोलिए, बोलिए रसीला जी, आप भी बोलिए, सभी लोग बोलने का प्रयास करेंगे। हाँ देख के तो बोलिए रसीला जी। हाँ, वैदिक ग्रुप में है। मैं नूतनः इस्त्री कर ग्रामः, रही हूँ। पुरातनः ग्रामः। ठीक है, आप लोग बोलिए, आप बोलिए। नूतनः तालः, पुरातनः तालः। नूतनः पर्यङ्कः। हाँ, जो जिसका अर्थ पता ना हो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पुरातनः पर्यङ्कः। पर्यङ्कः मतलब क्या? पलंग, पलंग, पलंग। पलंग। पर्यङ्क बोलना है, पर्यङ्कः। हाँ, पर्यंक यानी पलंग। पर्यङ्कः, पलंग। नूतनः तल्पः, पुरातनः तल्पः। बोलिए। और बोलिए। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंगम। स्त्रीलिंगम आएगा, स्त्रीलिंगम। हाँ, स्त्रीलिंगम। नूतना शाटिका, पुरातनी शाटिका। नूतना गति, पुरातनी गति। बोलिए। पुरातनी। नूतना मापिका, पुरातनी मापिका। अच्छा, लेखनी और अंकनी, इनका अर्थ पता है? लेखनी यानी हाँ, अंकनी, लेखनी यदि कलम। लेखनी यानी कलम या पेन दोनों बोल सकते हैं, और अंकनी यानी पेंसिल। अच्छा, पेंसिल। पेंसिल। नूतना मापिका, पुरातनी मापिका। नूतना शिक्षिका, पुरातनी शिक्षिका। बोलिए। अच्छा, पाठशाला, ये पाठशाला, पाठशाला। नूतना पाठशाला, पुरातनी पाठशाला। हाँ हाँ, जी जी। नूतना सखी, पुरातनी सखी। नूतना वाटिका, पुरातनी वाटिका। नूतना कक्षा, पुरातनी कक्षा। कक्षा मतलब कक्षा लेते हैं वही। हाँ, वही कक्षा ही है, कक्षा का मतलब कक्षा ही। तो कक्षा स्त्रीलिंग नहीं है शब्द? जी, कक्षा। जो आकारांत, पीछे आकारांत और ईकारांत आता है वो अधिकतर स्त्रीलिंग होता है। नूतना
कुच्चिका, पुरातनी कुच्चिका। नूतना कुपी, पुरातनी कुपी। कुपी मतलब बोतल, बोतल, बॉटल, बोतल। प्लास्टिक की बोतल, कांच की, किसी भी हाँ, कोई भी बोतल। बोतल। नूतना लेखिका, पुरातनी लेखिका। नूतना कविता, पुरातनी कविता। आप भी बोलिए। हाँ, नूतनम। अच्छा, अब यहाँ पर 1 मिनट रुक जाएंगे। नूतनम पुस्तकम। अब यहाँ पर हम जैसे नूतनम अलग से लिखते हैं तब तो मकार आ जाता है, हलंत वाला, है ना। जब एक शब्द होता है तब तो ये मकार आ जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर अनुस्वार है। हाँ, नूतनम पर ना के ऊपर अनुस्वार है। तो वो क्यों है? क्योंकि इसके आगे वाले शब्द में पुस्तकम व्यंजन है। प व्यंजन है। हाँ, व्यंजन है, इसलिए बिंदी आ जाएगी। हाँ, इसलिए वह अनुस्वार हो जाता है मकार का, है ना। अच्छा, ऐसा भी कभी प्रश्नार्थ चिन्ह हो, शंका हो, तो पुस्तकम नूतनम, तो पुस्तकम म हलंत लकार और पीछे नूतनम चल जाएगा। नहीं, फिर वो पुस्तकम में का के ऊपर अनुस्वार हो जाएगा। अगर पुस्तकम को पहले कर देंगे तो पुस्तकम के का के ऊपर अनुस्वार हो जाएगा। पुस्तकम नूतनम। हाँ, ये फिर बिल्कुल। ना जो नूतनम में है उसमें मकार आ जाएगा, और जो पुस्तकम में क है उसके ऊपर अनुस्वार आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। जी जी, आगे बहन जी। बहुत अच्छा बताया आपने। ये सारे रूल पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ध्यान नहीं रहते हैं। हाँ, तो इसको हम बोलते हैं अनुस्वार का प्रयोग जो है अनुस्वार संधि में आता है। ऐसे तो अगर इसके सामने व्यंजन ना हो, वो हो, स्वर हो, तो वह स्वर में जुड़ जाता है। हाँ, स्वर जो है वो म के साथ में जुड़ जाता है। और अ का विलोप हो जाता है। हाँ, नूतनम पुस्तकम। अच्छा, ये तो बड़ा नूतनम क्या कुछ आसंदः, तो नूतना। हाँ, नूतनासंद ऐसा हो जाएगा। हाँ, नूतना, हाँ, वो आ जो है जुड़ जाएगा। नूतन, लेकिन उसमें क्या है ना मुनि जी, आसंदः कैसा है? पुल्लिंग है। हाँ हाँ हाँ, आसंदः पुल्लिंग है, इसलिए उसमें नूतनम आएगा नहीं। नूतनम नहीं आएगा, नूतन हाँ, आएगा। उसमें नूतनः आएगा। नूतनः आसंदः। असंदः ऐसा आएगा। हाँ, अगर हम जोड़ना संधि करना चाहेंगे तो नूतनासंदः ऐसे आ जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ, ये देखिए, नूतनम उद्यानम। अब ये उ जो है वो म के साथ जुड़ जाएगा। नूतनम उद्यानम, या तो हम वैसा भी रख सकते हैं और ऐसा अलग भी रख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, नूतनम में अनुस्वार नहीं है, पुरातनम में अनुस्वार नहीं है, क्योंकि इसके सामने वाले शब्द में स्वर है, उ स्वर है। तो यदि स्वर आता है तो वहां पर या तो हम उसकी संधि कर दे तो पूरा के साथ, और या फिर वो मकार का मकार रहेगा, दोनों ही सही रहेंगे। तो हाँ हाँ, नूतनमुद्यानम। नूतनमुद्यानम। ठीक है, या तो हम संधि करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और नहीं तो फिर पुरातनम नूतनम हलंत वाला मकार ही लगेगा, वहां पर अनुस्वार नहीं बनेगा। ठीक है। नूतनम वस्त्रम, पुरातनम वस्त्रम, नूतनम उत्तरीयम। यहाँ पर भी वही चीज है ना। यहाँ पर इन्होंने संधि नहीं की है, यहाँ पर इन्होंने मकार का मकार रख दिया है। नूतनम, पुरातनम उत्तरीयम, पुरातनुत्तरीयम, ऐसा संधि जोड़ेंगे ऐसा तो भी कर सकते हैं।
वो भी सही होगा, ये भी सही है। हाँ बेन जी आप लीजिए। नूतनम नगरम पुरातनम नगरम, नूतनम भवनम पुरातनम भवनम, नूतनम यानम पुरातनम यानम। हाँ, दीपालिका जी आप भी लीजिए। हाँ हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बता देती हूँ। यहाँ पर और देखिए, ये जो है ना अनुस्वार संधि आती है, इसको बोलते हैं अनुस्वार संधि। ये अनुस्वार है, तो जब संधि होती है तो अब ऐसे तो हमें क्या है, अनुस्वार का तो ये ठीक है, जो स्वर के है तो अनुस्वार नहीं रहेगा, मकार हो जाएगा। लेकिन इसका जो उच्चारण, जब हम संधि करते हैं, उच्चारण करते हैं अनुस्वार वाले वर्ण का, तो वो इसमें भी वो 10 नंबर का जो नियम 10 नंबर का नहीं, इसमें भी वो नियम लगता है कि जो उसके आगे वाले शब्द में कौन सा पहला वाला वर्ण कौन से वर्ग का है, ये देखेंगे हम। जैसे चक्रम, अब ये कौन से वर्ग का है, च वर्ग का है। तो जिस वर्ग का ये वर्ण होगा उसका अंतिम वर्ण च च ज झ ञ, ञ आया, तो इसका उच्चारण हम ञ में करेंगे, नूतनं चक्रम, नूतनं चक्रम, ऐसा करेंगे। ऐसे ही ये या है तो नूतनयानम। और ये पुस्तकम में तो प है, तो प का तो अंतिम वर्ण म होता है। प का प वर्ग का अंतिम वर्ण म होता है, प फ ब भ म। वर्ग समझ आ रहे हैं नहीं दीपालिका जी? हाँ, तो धीरे धीरे ये सब समझ, हाँ है ना। हाँ, तो जो उसका अंतिम वर्ण होता है उसको बोलने में जो स्वर आता है वो हमें इस अनुस्वार के स्थान पर उसका स्वर निकालना है, वो शुद्ध कहलाता है। हाँ, वो ही आएगा, नूतनं चित्रम, नूतनं चित्रम। य य है ना, वो आएगा स्वर में। ठीक है, चलिए आगे चलिए। म का तो म अंतिम वर्ण ही है, इसलिए उसमें तो नूतनम ही आएगा, नूतनम मित्रम। हम्म 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 हम्म। जिसके पीछे विसर्ग आ रहा है वो है पुल्लिंग। नूतनः शिक्षकः, पुरातनः शिक्षकः। हम्म नूतनम व्यंजनम पुरातनम व्यंजनम, नूतनः स्वादः पुरातनः स्वादः, नूतना द्विचक्रिका पुरातनी द्विचक्रिका, नूतनम चक्रम पुरातनम चक्रम। हाँ, नूतनम चक्रम पुरातनम नूतनै चक्रम, चक्रम, पुरातनं चक्रम, पुरातनम ऐसा। चक्रम। अब यहाँ नूतनः तालः, यहाँ पे तो विसर्ग है इसलिए यहाँ पे तो बदलेगा नहीं। अगर ऐसा होता कि नूतनम तालम, तो फिर क्या होता, नूतनन तालम, क्या हो जाता, नूतनन तालम। तवर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, न, तो न हो जाता। ठीक है, आगे चलिए। हाँ बोलिए।
कुंचिका की कुचिका? कुचिका, कुंचिका बोलेंगे, इसमें ये आ रहा है ना, यहाँ है ये, कुंचिका। इसका उच्चारण ऐसे ही आएगा, कुंचिका। कुंचिका, ठीक है। नूतनः वर्णः, पुरातनः वर्णः, नूतनः आरक्षकः, पुरातनः आरक्षकः, नूतनं ज्ञानं, पुरातनं ज्ञानं, नूतनः यहाँ पर विषयः। भी ना मुनि जी, ज्या में क्या है, ज आ रहा है, ज्ञानम, ठीक है। तो ये कौन से वर्ण का है, च वर्ग का है, तो यहाँ पर भी यह आएगा, नूतन ज्ञानम, नूतन ज्ञानम। नूतनं ज्ञानं, पुरातनं ज्ञानं, नूतनः विषयः, पुरातनः विषयः, नूतना दूरवाणी, पुरातनी दूरवाणी। बोलिए बहन जी। नहीं, विसर्ग है ना। ये पुल्लिंग शब्द है ना। तो ये नूतनोपायः, ऐसा संधि जोड़ेंगे, नूतनोपायः। हाँ, ऐसा यहाँ नहीं पर वो विसर्ग संधि से हो जाएगा, नूतनोपाय, ऐसा हो जाएगा। लेकिन उपाय के उ होगा तब ओ नहीं होगा मुनि जी, यहाँ पर अ आएगा तो हो सकता है। अच्छा, हाँ, हाँ, ये विसर्ग है यहाँ तो। हाँ, यहाँ पर जो है ये विसर्ग है, इसका तो ओ बन जाएगा। लेकिन यदि बाद में जो शब्द है उसका पहला वर्ण अ हो, हाँ हाँ, तब ओ हो जाता है। तो नूतनोपायः नहीं होगा। नहीं, अगर सिर्फ हम्म अगर यहाँ विसर्ग नहीं होता है तो यहाँ पर संधि हो जाएगी, नूतन उपाय यानी नूतनोपाय, हाँ, अच्छा, ऐसा हो विसर्ग जाएगा। इसलिए नहीं होगा, विसर्ग इसलिए नहीं होगा। विसर्ग है इसलिए नहीं होगा। अगर विसर्ग के साथ में सामने वाले शब्द में अ आता है तो ओ हो जाएगा। हाँ हाँ, हाँ, नूतनः ग्रंथः, पुरातनः ग्रंथः, नूतना कविता, पुरातनी कविता, नूतनं मित्रं, पुरातनं मित्रं, नूतनः व्यवहारः, पुरातनः व्यवहारः। हाँ, आगे ये क्या है? मतलब यहाँ पर ये संक्षेप दे दिया है कि पुल्लिंग में नूतनः पुरातनः आएगा, स्त्रीलिंग में नूतना पुरातनी आएगा, और नपुंसक लिंग में नूतनम पुरातनम ये आएगा। ठीक है ना, ये संक्षेप, मतलब ये सारे ऊपर इतने सारे उन्होंने उदाहरण दिए हैं, लेकिन अगर आप बनाएंगे तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। पुल्लिंग है तो ये नूतनः पुरातनः लगाना है, स्त्रीलिंग में नूतना पुरातनी, और नपुंसक लिंग में नूतनम पुरातनम। ठीक है। ठीक है। अभी इसके बाद में ये है शब्द बहु और किंचित। बहु यानी बहुत, और किंचित यानी थोड़ा कुछ, ऐसा। किंचित, किंचित। अच्छा, ये बिंदी लिखे तो भी वो गलत है कि ये यही लिखना पड़ेगा? बिंदी किंचित में की ऊपर बिंदी लगाए तो वो ठीक है कि वो ठीक रहेगा, ये भी यही लिखना पड़ेगा?
यही लिखना पड़ेगा। सही सही तो यही है। अच्छा, अगर हिंदी हम में बिंदी लगा के करते हैं तो फिर किन और चित वो अलग अलग हो जाएगा। अच्छा, तो हिंदी में चल रहा है लेकिन संस्कृत में यही लिखना पड़ेगा। जी अच्छा, हम तो नहीं, अर्थ तो नहीं बदलेगा। ये क्या है, संधि के नियम हैं। संस्कृत को यदि हम इसको क्या बोलते हैं, संधि को क्या बोलते हैं, ये अपने जो इसका उच्चारण हम करते हैं उसमें संधि के रूप में करते हैं, तब तो वो मिला के ही बोलना पड़ता है। और अलग अलग पद करके बोलेंगे तो उसमें अलग ऐसा लिख सकते हैं, किन किम चित। किम और चित को जोड़ा है तो किंचित हुआ है। हाँ हाँ हाँ। किन क्यों आया है, अब देखिए आप यहाँ पर आपको नियम समझ आएगा। ये यह क्यों आया है, क्योंकि चित में जो है च वर्ग है। पहला शब्द क्या है, च। च है तो च का अंतिम वर्ण क्या होता है, य। तो वो ही आया है यहाँ पर किंचित। अगर हम बिंदी लगा देंगे तो फिर इस य को लगाने का कोई मतलब नहीं है। ये वो अनुस्वार के स्थान पर ही ये यहाँ पर आया है। ठीक है। लॉट बहुत, लोट हाँ, बहुत। अब बहु यानी लॉट, इंग्लिश में लॉट बोलेंगे, बहुत बोलेंगे। और ये किंचित यानी लिटिल, थोड़ा। और इसका प्रयोग यहाँ पर दिया है, समुद्रे बहु जलम अस्ति। समुद्र में बहुत सारा जल है। अर्जुन चषके किंचित जलम अस्ति। थोड़े और ज्यादा का यहाँ पर, जैसे ऊपर हम क्या सीख रहे थे, नया और पुराना। यहाँ पर थोड़ा और ज्यादा, ज्यादा, बहुत और थोड़ा कम। कम कम। जी, तो इसका प्रयोग है चषके यानी गिलास में। गिलास छोटा है तो उसमें थोड़ा पानी आएगा। समुद्र में बहुत सारा जल है। समुद्रे बहु जलम अस्ति, चषके किंचित जलम अस्ति। भीम बहु खादति। भीम यानी बहुत खाना खाता था। और अर्जुन किंचित खादति। अर्जुन क्या है, कम खाता था, थोड़ा खाता था। गजः बहु खादति, मूषकः किंचित खादति। महिला बहु वदन्ति। महिलाएं बहुत बात करती है। और पुरुषः किंचित वदति। पुरुष जो है बहुत सारा कम बोलते हैं और महिलाएं ज्यादा बात करती हैं। बालिकाः बहु पठन्ति। लड़कियां जो है वो ज्यादा पढ़ती हैं। और बालकाः, बालिकाः और बालकाः में देखिए सिर्फ मात्रा का अंतर है, तो वो हो गई लड़कियां और लड़के। हाँ। जनाः बहु पिबन्ति। मनुष्य बहुत पीते हैं। अहम किंचित पिबामि, मैं थोड़ा सा पीता हूँ। वृषभे बहु बलम अस्ति। किंचित पिबामि, मैं थोड़ा पीता हूँ, कुछ पीता हूँ। वृषभे बहु बलम अस्ति। बैल में बहुत बल है। मनुष्य किंचित बलम अस्ति। मनुष्य में थोड़ा बल है। राम बहु परिश्रमम करोति। राम बहुत परिश्रम करता है। गोविंद किंचित परिश्रम करोति। वह कम करता है, गोविंद। सीता बहु सुंदरी अस्ति। राधिका किंचित सुंदरी अस्ति। गोपाल बहु उद्दंडः अस्ति। उद्यमी है, बहुत ज्यादा शरारती है। उद्दंड यानी उद्यमी, शरारती। जी उद्दंड। और श्याम किंचित उद्दंड, वह थोड़ा शरारती है। शरारती तो है लेकिन वो थोड़ा शरारती है। तो अभी हम ये आगे की 30 नंबर की कक्षा देखेंगे। इसमें बताया है ह्रस्व और दीर्घ। ये बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, इनके बस प्रयोग बहुत सारे आपको बता दिए हैं, जिससे कि आपको इनका प्रयोग करना आ जाए। दीर्घ यानी लंबा और ह्रस्व यानी छोटा। एषः दीर्घ शिला खंडः अस्ति। ये पत्थर की शिला कैसी है, लंबी है, दीर्घ।
एषः हृष्वशिलाखण्डः अस्ति, ये छोटी शिला है, पत्थर की शिला। एषा दीर्घकूपी अस्ति, ये लंबी बोतल है। एषा हृष्वकूपी अस्ति, ये छोटी बोतल है। सः दीर्घ मार्गः अस्ति, सः ह्रस्व मार्गः अस्ति। वह लंबा रास्ता है, वह छोटा रास्ता है। सा दीर्घा भित्तिः अस्ति, लंबी भित है। एषा ह्रस्व भित्तिः अस्ति, यह छोटी भित है। तो अब इन्हीं का प्रयोग है, दीर्घः और ह्रस्वः। अब इसमें भी ये वही प्रयोग है। पुल्लिंग में विसर्ग आ जाएगा दीर्घः आसन्दः, ह्रस्वः आसन्दः। लंबी कुर्सी या लंबा आसन और छोटा कुर्सी या छोटा आसन। दीर्घः स्यूतः, शब्द वही के वही है, सिर्फ यहाँ पर इन्होंने दीर्घ और ह्रस्व को लगा दिया है ना, वही के वही शब्द दे दिए हैं सारे के सारे। दोनों में विसर्ग तो आएगा ही, दीर्घः ह्रस्वः। हाँ, विसर्ग तो आएगा ही ना, विसर्ग तो आएगा ही ना, पुल्लिंग में तो विसर्ग आएगा। हाँ, उसमें दीर्घा है। स्त्रीलिंग में हो जाएगा दीर्घा, दीर्घा साटिका, ह्रस्वा साटिका। लंबी साड़ी, कई साड़ियां छोटी आती हैं, उनकी प्लेट कम आती हैं। कई साड़ियां बहुत लंबी आती हैं, उनकी बहुत सारी प्लेट आ जाती हैं। तो दीर्घा साटिका, ह्रस्वा साटिका। दीर्घा घटी, घड़ी, लंबी घड़ी या बड़ी घड़ी, और ह्रस्वा घटी, छोटी घड़ी। दीर्घा लेखनी, लेखनी। दीर्घा अंकनी, ह्रस्वा अंकनी। वही शब्द दे दिए, सारे के सारे वही शब्द आ रहे हैं यहाँ पर। दीर्घा मापिका, ह्रस्वा मापिका। दीर्घा पाठशाला, ह्रस्वा पाठशाला। वही है। मुनि जी बोलिए दो चार, बस समय भी पूरा हो जाएगा फिर इसी में। हाँ, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही आपकी, अभी आई। मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ, अभी आई, अभी आई। हाँ, अभी आई। अब इसमें एक नया शब्द आया है, दीर्घा उत्पीठिका। दीर्घा, हाँ, उत्पीठिका यानी बेंच। हाँ जी, हाँ जी। बेंच। उन्नता महिला वामन, अच्छा, वो उनके ऊपर ये उन्नत नहीं आया, नहीं अभी दीर्घा चलता है। हाँ, दीर्घा। हाँ, दीर्घा द्विचक्रिका, ह्रस्वं चक्रम। दीर्घः तालः, ह्रस्वा कुंचिका। हाँ, ये मिश्र अभ्यास में आएगा इनमें। अभी मिश्र ऊपर का, अच्छा, नपुंसकलिंग। दीर्घा कुंचिका, ह्रस्वा कुंचिका। दीर्घा कूपी, ह्रस्वा कूपी। दीर्घा पुस्तिका, ह्रस्वा पुस्तिका। दीर्घा कविता, नहीं, दीर्घा कविता, ह्रस्वा कविता। नपुंसकलिंगम। लिंगम, हाँ ठीक है। नपुंसकलिंगम। दीर्घम पुस्तकम, ह्रस्वम पुस्तकम। दीर्घम गृहम, ह्रस्वम गृहम। दीर्घम उद्यानम, ह्रस्वम उद्यानम। दीर्घम वस्त्रम, ह्रस्वम वस्त्रम। दीर्घम
उत्तरीयम, उत्तरीयम मतलब क्या? उत्तरीयम ये ऊपर पहनने वाला, ओढ़ने वाली जो धोती पुरुष वर्ग ओढ़ लेता है ना, ऊपर से ओढ़ने का। उत्तरीय वस्त्र, ऊपर ओढ़ने का वस्त्र। उपवस्त्र मान लो। हाँ। अच्छा, रस्वम उत्तरीयम, दीर्घम नगरम, रस्वम नगरम। हाँ बोलिए बहन जी आगे। हाँ वो ही आएगा, दीर्घम चक्रम। हम्म। अब ये मिश्र अभ्यास में आ जाएगा। दीर्घः स्यूतः, रस्वम वस्त्रम, दीर्घा रोटिका, रस्वम फलम, दीर्घा द्विचक्रिका, रस्वम चक्रम, रस्वम चक्रम, दीर्घः तालः, रस्वा कुंचिका, कुंचिका, दीर्घम गृहम। ताला बड़ा है और चाबी छोटी है। दीर्घ ताला ह्रस्वा कुंचिका। अच्छा, दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, इसमें दीर्घ का हाँ, मतलब बड़ा बड़ा या लंबा, बड़ा लंबा दोनों ही बोल सकते हैं दीर्घ को तो। दीर्घ तालः, रस्वा कुंचिका, दीर्घम गृहम, रस्वम द्वारम। हाँ बोलिए आगे। फलक, फलक यानी बोर्ड। बोर्ड। बोर्ड होता है ना पढ़ाने का, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। हाँ, फलक। हम्म। ये व्रण किसके लिए आया है, ये मैं आपको देखकर बताऊंगा बाद में, ठीक है? व्रण, व्रण, ये वर्ण नहीं है, ये वर्ण नहीं है, व्रण है, व्रण। हाँ हाँ, ये मैं आपको बाद में बताते हैं, ठीक है? ठीक। अच्छा, वो मेरे पास ये डिक्शनरी मेरे हाथ में ही है। हाँ तो देखिए, उसमें निकालिए व्रण। व्रण, व्रण, वो कैसे आए, कब आएगा वो भी वो? य र ल के बाद आएगा वो। हाँ, लेकिन वो कैसे निकलेगा, वो से निकलेगा। व्यंजनम आएगा, ये भी नहीं है व्यंजन। अच्छा, व्रू आएगा, व्रू मेरे पास आया, अभी व्र नहीं आएगा, उनके बाद ही आएगा व्रू, व्रू, व्रू के बाद आएगा व्रू। देखता हूँ व्रू था। क्या क्या? कोई बात नहीं, आगे आगे चलिए, मैं भी हाँ, देख आगे लेता हूँ। चलते, मैं बाद में अभी देख के फिर आपको पोस्ट कर देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अब ये संक्षेप में यही है, जैसे पुल्लिंग में वही विसर्ग वाला आएगा,
दीर्घः ह्रस्वः, और स्त्रीलिंग में दीर्घा ह्रस्वा, नपुंसकलिंग में दीर्घम ह्रस्वम। अब ये है उन्नत और वामन। वामन यानी उन्नत यानी लंबा ऊंचा, और बौना, वामन यानी बौना ठिगना। तो उन्नतः पुरुषः वामनः पुरुषः। ठिंगना लंबा है, छोटा है, ठिंगना है, उसके लिए है ये। उन्नतः लक्ष्मणः वामनः रामः। इसका मतलब लक्ष्मण राम से लंबे थे। उन्नतः दंडः वामनः इक्षु। इक्षु मतलब ये शेरडी, शेरडी। हाँ, शेरडी, शेरडी गन्ना, गन्ना। उन्नतः वृक्षः वामनः पादपः। पादप यानी पौधा, पौधा। अच्छा, पौधा, पादप पौधा, वृक्ष बड़ा। उन्नतः विग्रह। विग्रह मतलब विग्रह यानी जो मूर्तियां बनाते हैं ना, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं बनाने वाले कलाकार। और जो कलाकार है वो छोटा है, लेकिन उसने मूर्ति बहुत ऊंची बनाई है, लंबी बनाई है। उन्नतः देवालयः वामनः अर्चकः। देवालय यानी मंदिर, मंदिर ऊंचा है, और जो उसमें अर्चना करने जाते हैं, जो भक्त जाते हैं, वो छोटे हैं, ठिगने हैं। अब इसका महिला स्त्रीलिंग में उन्नता और वामना हो जाएगा। ठीक है, उन्नता महिला, वामना महिला। उन्नता वित्ती ही। अच्छा, वित्ती ही आएगा। वित्ती ही। मुनि ही इकारांत होता है ना, मुनि ही, मुनि, मुनयः, ऐसे ही इसका चलेगा। भित्ति ही, भित्ति, भित्तयः, ऐसा रूप चलेगा इसमें। उन्नता भित्ति ही। इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग है ये, इकारांत स्त्रीलिंग है, इसलिए ये उन्नता लगाया है इसमें। मापिका। वामना शिक्षिका। वामना भोजनशाला। हाँ, उन्नता पाठशाला, वामना भोजनशाला। भोजनशाला जो है वो छोटी है, और पाठशाला बहुत बड़ी है, ऊंची है। उन्नता सीता, वामना राधिका। उन्नता गौरी, वामना सरस्वती। उन्नता प्रतिमा, वामना मूर्ति। हाँ, वही नियम लगेंगे सभी में। इसमें उन्नतम वामनम लग जाएगा। उन्नतम भवनम वामनम भवनम, उन्नतम गृहम वामनम भवनम। बस यहाँ तक रखते हैं, और भी लंबा है ये तो। हाँ, छोड़ देते हैं अभी इसको, थोड़ा और है ये। अभी एक दो वो इनको बाद में ले लेंगे, अगली कक्षा में ले लेंगे इसे, है ना। ठीक, चलिए, शांति। अब ऐसा ही है ना, जैसे चालू रहेगा तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता जाएगा, लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं तो फिर वो चला जाता है, निकल जाता है दिमाग से। नहीं, छोड़ना नहीं है, बोले 2-3 भी क्यों ना हो, चले रखने, चलाना है बस, बिल्कुल करेंगे। भूलते भी जाते हैं ना, ये भी है, मेहनत नहीं करते, कक्षा में ध्यान देते, फिर नहीं करते इतना, फिर भी करते रहेंगे, होता रहेगा। शंकर भाई शांति पाठ करेंगे। शंकर जी, आप शांति पाठ करवाइए। कराएंगे, या मैं कराऊं, फिर क्या करें? मैं बोल देता हूँ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति।